नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान हिस्ट्री के अंदर, वो रहेगा गुर्जर प्रतिहार वंश। इस टॉपिक से जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस बनते हैं 1992 से वर्तमान तक, जितने भी राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, तो आज की इस वीडियो में अपन उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, सविस्तार से चर्चा करेंगे और अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार ये संपूर्ण चर्चाएं होने वाली है। इसके अलावा हमारे द्वारा आपको निःशुल्क पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। वहां से जाकर आप टेलीग्राम के थ्रू पीडीएफ टॉपिक वाइज देख सकते हैं। जितने भी अभी क्लासेज हुई है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की अपन ने कंप्लीट कर ली है, और इसके अलावा जियोग्राफी जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके टॉपिक वाइज आपको अलग से पीडीएफ प्रोवाइड करवा रखी है निःशुल्क, तो वहाँ से आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो आज के कक्षा में अपन बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। और आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने इस प्रकार से है। इतिहासकार R.C. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम कितनी शताब्दी तक किया, इसका मतलब यह है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का काल मोटा मोटी क्या था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक जो था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का काल माना जाता है। मुख्य रूप से 6 से 12 जो है, 6 से 12, 6ठी से 12वीं शताब्दी जो है उसका काल माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में इसके इर्द गिर्द 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी है, तो ये सही माना था। देखिए, पश्चिमी भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन मुख्यतः 6ठी से लेकर 12वीं सदी तक माना जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार जो थे, R.C. मजूमदार, इन्होंने गुर्जर प्रतिहार के 6वीं से लेकर 12वीं सदी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तरी भारत पर निम्नलिखित में से किसने शासन किया था? यानी ये जो 8वीं सदी से लेकर 10वीं सदी थी, उसमें कौन सा था? वो थे प्रतिहार राजवंश का मुख्य रूप से आधिपत्य उत्तरी भारत के अंदर हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो जो राजपूत वंश था वो 8वीं से 10वीं मुख्य रूप से प्रतिहार वंश का उल्लेख देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा है? किसने अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर, यानी प्रतिहार जो है वो क्या है? गुर्जर है। तो ये सी बात नीलगुंड अभिलेख में भी देखने को मिलती है, देवली अभिलेख में भी देखने को मिलती है। इसके अलावा रामनपुर और करहाड़ जो है, इन अभिलेखों में भी प्रतिहारों को गुर्जर बताया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4, चारों के चारों कथन जो है, पॉइंट जो है वो सत्य है। देखिए, नीलगुंड, रामनपुर, देवली, करहाड़ के शिलालेखों में प्रतिहारों को गुर्जर नाम से संबोधित किया गया है। बादामी के चालुक्य नरेश पुलकिशिंदित्य के ऐहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम है। तो सर्वप्रथम कहाँ है? ऐहोल अभिलेख, जो पुलकेशिन सेकंड के समय का है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो हरिश्चंद्र की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? हरिश्चंद्र ने प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है, इसने राजधानी मंडोर बनाई थी। मंडोर के प्रतिहार कहलाए थे ये, आगे चलकर, है ना। तो मंडोर के प्रतिहार की बात करें तो गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं नैणसी द्वारा उल्लेखित में से सबसे प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंडोर के प्रतिहार थे। जोधपुर में जो 837 ईस्वी एवं घटियाला अभिलेख जो था 861 ईस्वी में शिलालेखों के अनुसार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण जो था, इसको रोहिलद्वी की उपाधि भी प्राप्त थी, के 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी और दूसरी छत्राणी भद्रा। ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न संतान ब्राह्मण प्रतिहार एवं छत्राणी भद्रा से उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाए। भद्रा के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, भोगभट, कद्दक, रज्जिल और दहया, जिसको दध्य भी बोला जाता है। इन चारों ने मिलकर मंडोर को जीतकर गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की। वैसे रजिल तीसरा पुत्र था, फिर भी मंडोर की वंशावली इससे प्रारंभ होती है, यानी रजिल से प्रारंभ होती है। और इसी शाखा का नागभट प्रथम, जो रजिल का पोता था, वह बड़ा प्रतापी शासक था। जब उसने देखा कि मंडोर में प्रतिहारों की स्थिति सुदृढ़ हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी को वहां से बदलकर मेड़ता स्थापित किया, और जो मंडोर से 60 मील से भी अधिक दूरी पर है।
अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासकों में रोहलद्वी के नाम से किसे जाना जाता है? तो जो संस्थापक है हरिश्चंद्र, उसको रोहलद्वी की उपाधि या इसको रोहलद्वी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? तो जो रजिल था वो तीसरा पुत्र था, लेकिन वंशावली किससे प्रारंभ होती है? रजिल से प्रारंभ होती है। सेकंड ग्रेड 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देखिए, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं। तो जो मंडोर के प्रतिहार ये क्या माने जाते हैं? क्षत्रिय माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्षत्रिय। अगला, प्रतिहारों की 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन शाखा किसकी है? तो 26 शाखाओं में से सबसे प्राचीन मंडोर के प्रतिहार कहलाए। अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप से स्वीकार किया गया था? तो वे कौन से शासक था? तो सही उत्तर हो जाएगा कक जो थे उनको ये प्रतिष्ठित कवि के रूप में इनको स्वीकार किया गया है और एक से अधिक भाषाओं के रूप में इनको ज्ञान था। तर्क शक्ति, ज्योतिष कला, काव्य रचना में कुशल थे। अगर बात करें कक की, तो कक ने मुदागिरी यानी मुंगेर बिहार में गौड़ शासक धर्मपाल को पराजित किया था या परास्त किया था। वह व्याकरण, ज्योतिष, तर्क यानी न्याय और सर्व भाषाओं के कवित्व में निपुण थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? तो मंडोर से मेड़ता कौन लेके गया था जी? अभी अपन ने पढ़ा था। तो मंडोर से मेड़ता नागभट्ट प्रथम जो था, जो प्रथम प्रतापी शासक था, वो लेकर गया था। नागभट्ट प्रथम मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता ले गया था, जिसको मैदांतक भी कहा जाता है। नागभट्ट प्रथम की बात करें तो नागभट्ट प्रथम नरभट्ट का पुत्र था। किसका पुत्र था? नरभट्ट का। और नागभट्ट को नाहड़ भी कहते हैं। घटियाला शिलालेख के अनुसार नागभट्ट ने मंडोर के पूर्व में राज्य की सीमा का विस्तार किया और मैदांतक यानी मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट की रानी थी जिसका नाम था जज्जिका देवी। से 2 महान गुणी पुत्र हुए थे, एक तो तात, एक भोज। तात ने अपने भ्राता को यानी भोज को क्या दिया था? मंडोर सौंप दिया था और संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो आगे जो राजा बनेगा वो कौन बनेगा जी? भोज बनेगा। अगला प्रश्न आता है, मंडोर के प्रतिहार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासन का नाम क्या था? तो मंडोर का जो प्रारंभिक शासक है उसका नाम था नागभट्ट प्रथम। अगला, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? तो नागभट्ट प्रथम जो है वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो था अपना नागभट्ट प्रथम। इसी नागभट्ट प्रथम ने जालोर को भी अपनी राजधानी बनाया था। कन्नौज प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट प्रथम यानी लगभग 730 ईस्वी के आसपास से प्रारंभ होती है। कन्नौज प्रतिहार वंश के प्रवर्तक नागभट्ट प्रथम को नागावलोक भी कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, उससे पहले व्याख्या देखिए। नागभट्ट प्रथम को राजा भोज की ग्वालियर प्रस्तुति में नारायण की उपाधि दी गई है। तो नारायण नागभट्ट प्रथम है ना। ग्वालियर प्रशस्ति राजा भोज, उसमें उल्लेखित किया गया है कि प्रतिहार वंश में त्रैलोक्य यानी 3 लोक का रक्षक अद्भुत पुरातन मुनि नारायण का अवतार रूप राजा नागभट्ट उत्पन्न हुआ है। उसने अरब सेना को सिंधु नदी के पश्चिम में खदेड़ने का काम किया। इस विजय के कारण ही उसे नारायण का अवतार यानी रक्षक माना जाता है। तो नागभट्ट प्रथम को नारायण का अवतार माना जाता है। नागभट्ट प्रथम ने वर्तमान गुजरात, राजस्थान, मालवा, चंबल घाटी, हरियाणा, सतलज के दक्षिण का मैदान आदि प्रदेशों पर गुर्जर साम्राज्य की स्थापना की। अवंती के प्राचीन नगर उज्जैन को उसने अपनी राजधानी बनाया था। दशरथ शर्मा नागभट्ट की राजधानी जालोर मानते हैं। नागभट्ट की राजधानी जालोर कौन मानते हैं? दशरथ शर्मा। जैसी घोष भी नागभट्ट प्रथम की राजधानी उज्जैन मानते हैं। और राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग ने भी अरबों के विरुद्ध नागभट्ट प्रथम का साथ दिया और दोनों ने इस सफलता पर उज्जैन नगरी में हिरण्यगर्भ महादान समारोह भी आयोजित किया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहार राजा नागभट्ट प्रथम के बारे में कौन सा कथन सही है? तो क्या ये वत्स राज के पुत्र थे? असत्य हो जाएगा।
इनकी मृत्यु, इन्होंने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया था, ये भी गलत है। मृत्यु के बाद महिपाल और भोज सेकंड के बीच उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ था, ये भी बात सही गलत सत्य है। इन्होंने सिंध के अरब शासकों को हराया जो राजस्थान पंजाब पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बात एकदम सही हो जाएगी, इन्होंने हराया था। अगला प्रश्न देखिए, उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया बल्कि अनेक राजाओं को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवाया था, तो वो था अपना नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे, तो नागभट्ट सेकंड के वंशज क्या कहे जाने लगे, गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। और नागभट्ट सेकंड जो था इसका कार्यकाल 795 से 833 का माना जाता है। राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वह कौन सा था, तो इसका उत्तर भी सही हो जाएगा। नागभट्ट जो सेकंड था इसने यह उपाधि धारण की थी। और चौहानों में भी 2-3 थे, जैसे पृथ्वीराज चौहान प्रथम जो था उसी ने भी यही उपाधि धारण की थी, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। अगर बात करें नागभट्ट सेकंड की, तो प्रतिहार वंश का शासक जिसने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया, 100 वर्षों से चले आ रहे त्रिपक्षीय संघर्ष को समाप्त किसने किया था, नागभट्ट सेकंड ने। उसके समय प्रतिहार उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन चुका था। उसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर यानी बंगाल के पाल शासक द्वारा धर्मपाल को हराकर उपाधि ये धारण की थी और कहा गया है। इसका उल्लेख 815 ईस्वी के बूचकला अभिलेख में हुआ है। उसने बलि प्रबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है, राजा नागभट्ट सेकंड का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था, तो प्रतिहार राजवंश से आता है। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपने पराक्रम से गुर्जरों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया गया था, तो वो था नागभट्ट सेकंड जिसने अपनी पराक्रम से गुर्जर की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। अगला प्रश्न, आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की थी, तो वो था मिहिर भोज। मिहिर भोज जो था इसने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक मिहिर भोज जिसने 836 से 885 का काल था ने भोज प्रथम, प्रभास और आदि वराहत की उपाधियां धारण की थी। ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रथम की ही देन है। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में ग्वालियर प्रशस्ति बनी की रचना हुई, तो वो था मिहिर भोज यानी भोज प्रथम। ऑप्शन नंबर 1 भोज प्रथम। अगला प्रश्न, कौन सी पुस्तक गुर्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित नहीं है, तो देखिए सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश, राज मृडांड और कृत्य कल्प तरु ये सभी की सभी मिहिर भोज की रचित है, जबकि धर्म संग्रह जो है इनकी पुस्तक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 असत्य हो जाएगा। मिहिर भोज की बात करें तो इनके द्वारा रचित ग्रंथ योग्य सूत्र वृत्ति, विद्या विनोद, भोज चंपू, शब्दानुशासन, श्रृंगार मंजरी, कृत्य कल्पतरु, राज मृडांड, प्राकृत व्याकरण, आयुर्वेदान सर्वस्व, श्रृंगार प्रकाश, कर्म शतक, कुर्म शतक, युक्ति कल्पतरु, सरस्वती कंठाभरण, राज कार्तांड और सिद्धांत संग्रह, ये इनकी पुस्तकें हैं। और अगला प्रश्न देखिए, राजशेखर किसके दरबार में था, तो राजशेखर महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में था जी। महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल के राज दरबारी कवि राजशेखर थे। उसके दरबारी कवि राजशेखर ने क्या लिखा था, एक तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्वसाल भंजिका, हरिविलास, भुवनकोश, बाल रामायण, बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना की थी। राजशेखर ने विद्वलास भंजिका में अपने शिष्य महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक, कर्पूर मंजरी में महाराष्ट्र चूड़ामणि और बाल भारत में रघुग्राम मणि यानी रघुवंशियों में अग्रणी कहा है। राजशेखर ने बाल भारत नाटक में महेंद्रपाल के पुत्र महिपाल को रघुवंशी मुक्तामणि यानी रघुवंशी मोतियों में मणि के समान व आर्यव्रत का महाराजाधिराज कहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्य और लेखक राजशेखर की नहीं है, तो कर्पूर मंजरी इनकी है, काव्य मीमांसा भी इनकी है और बाल रामायण भी इनकी है, प्रभावक चरित्र इनकी रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शाही प्रतिहार सम्राट महेंद्रपाल प्रथम का गुरु था, तो
तो महेंद्रपाल प्रथम का जो गुरु था वो था राजशेखर। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम एवं महिपाल का दरबारी कवि कौन था? तो दरबारी कवि राजशेखर जी थे। उससे अगला प्रश्न है, कौन सा शासक गौड़ यानी बंगाल में भोज प्रथम का समकालीन था? तो भोज प्रथम का जो समकालीन था वो था पाल देवपाल। देवपाल भोज प्रथम का समकालीन था। अरब यात्री सुलेमान ने 851 ईस्वी में मिहिर भोज के कुशल प्रशासन एवं शक्तिशाली सेना की प्रशंसा की है। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने मिहिर भोज के दक्षिणी क्षेत्रों में विजय अभियान पर रोक लगाई, परंतु बाद में भोज ने राष्ट्रकूट शासक कृष्णा तृतीया को पराजित कर मालवा पर अधिकार कर लिया था। मिहिर भोज ने समकालीन पाल नरेश देवपाल से भी युद्ध किया तथा देवपाल के उत्तराधिकारी नारायण पाल को बुरी तरह से परास्त किया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा सुलेमान जी ने इसका उल्लेख किया है, सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख। अगला प्रश्न है, उस अरबी यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया है? तो वो है सुलेमान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित ही नहीं है? तो नागभट्ट भी संबंध आता है, महेंद्रपाल आता है, देवपाल भी आता है, लेकिन भरत भट्ट प्रथम का उल्लेख नहीं आता है। अब देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक हैं उनके बारे में, तो एक आता है नागभट्ट प्रथम जिसका काल था 730 से 760, नागभट्ट सेकंड, फिर महेंद्रपाल, भोज सेकंड, महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, त्रिलोचन पाल। यशपाल इलाहाबाद के कड़ा नामक स्थान पर 1036 ईस्वी का लेख मिला है जिसमें यशपाल के दान का वर्णन है तथा इनके पश्चात किसी अन्य प्रतिहार नरेश का नाम ज्ञात नहीं होता है। और 1093 के आसपास चंद्रदेव गहड़वाल ने प्रतिहारों से कन्नौज छीनकर उनके अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। तो चंद्रदेव गहड़वाल ने कन्नौज को छीना था। अगला प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पालीपाल यशपाल जो था ये प्रतिहारों का अंतिम पाल यशपाल शासक था। अगला मंडोर शाखा के निम्न प्रतिहार शासकों का सही कालानुक्रम है। नागभट्ट प्रथम, रजिल, बाउक और टाटा। तो इनमें देखिए सबसे पहले आता है रजिल से वंशावली प्रारंभ होती है, फिर नागभट्ट प्रथम आया था, फिर आया था टाटा, फिर आया था बाउक आया था। 1, 2, 3 और 4, मतलब 2, 1, 4, 3 और ऐसे ऑप्शन नंबर 4 में राइट है। देखिए मंडोर शाखा के प्रतिहार शासकों का कालक्रम क्रमशः हरिश्चंद्र यानी रोहिलद्वी, रजिल, नरभट्ट, नागभट्ट, तात यानी टाटा, भोज, यशोवर्धन, चंदुक, सिलूक, झोट, भीलादित्य, कक, बाउक, कुकुक। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन केंद्रीय राजतंत्र नहीं थे। तो ये गलत है, राजतंत्र थे। गुर्जर प्रतिहार पाल एवं राष्ट्रकूट शासन में केंद्रीय राजसत्तात्मक राजतंत्र शासन था जिसकी पुष्टि अरब यात्री अल मसूदी और सुलेमान भी करते हैं। शासन को सुविधा की दृष्टि से प्रांतों में विभाजित किया गया जिसके उत्तराधिकारी राजस्थान राजपुरुष कहलाते थे। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख यह आता है। तो पदाधिकारियों को राजपुरुष कहते थे। अगला प्रश्न, गुर्जर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? तो मथन देव राजौरगढ़ में शासन करता था। रायपुर रैनी राजौरगढ़ पर प्रतिहार गोत्र का गुर्जर महाराजाधिराज सावट का पुत्र महाराजाधिराज परमेश्वर मथन देव राज्य करता था। अगला प्रश्न, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपुताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था? तो राजपुताना के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। बात करें दक्षिण में राष्ट्रकूट, पूर्व में पाल एवं उत्तर में भारत में गुर्जर प्रतिहार में कन्नौज पर आधिपत्य के लिए तीनों महाशक्तियों के मध्य हुए इस संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत प्रतिहार नरेश वत्सराज ने कन्नौज के शासक इंद्रद्युम्न को पराजित करके की।
और अंततः प्रतिहार इसमें सफल हुए। प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड ने 816 में कन्नौज के शासक चक्रायुध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया और 100 वर्ष से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दिया। यह संघर्ष 16 वर्षों तक चला था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो पीलो मोल्लो यानी भीनमाल थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत की यात्रा की विवरण अपने ग्रंथ शी यू की में लिखा किया और इसमें उन्होंने गुर्जर राज्य को कुचिलो यानी गुर्जरों को तो कुचिलो और उसकी राजधानी भीनमाल को पिल्ली मोलो का लिखा है और भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी किस स्थान पर थी? जालौर में भीनमाल का एक पुराना नाम भी था। किस स्थान पर थी जो जालौर में भीनमाल का पुराना नाम था? तो वो था अपना श्रीमाल। अगला प्रश्न है, प्रतिहार एवं पाल शासकों पर अपनी विजय की खुशी में ध्रुव ने गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। तो राष्ट्रकूट और कुल चिन्ह एल्बम्स में देखिए, ध्रुव ने अवंती नरेश, वत्सराज, पाल नरेश, धर्मपाल पर आक्रमण कर उन्हें परास्त किया और बड़ौदा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि इस विजय के उपलक्ष्य में राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने राष्ट्रकूट कुल चिन्ह एल्बम्स में गंगा व यमुना के चिन्हों को सम्मिलित किया। अगला प्रश्न देखिए, गुर्जर को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जर को प्रभाकर वर्धन ने पराजित किया था। प्रभाकर वर्धन ने गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य जिसका विस्तार दक्षिणी व पश्चिमी राजस्थान तक था को समाप्त कर यशवर्धन की स्थापना की थी। वर्धन वंश की स्थापना की थी। अगला, जोधपुर के नज़दीक एक ऐसा स्थान जो हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है एवं जिसका निर्माण 8वीं से 12वीं सदी के बीच गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा करवाया गया है, तो वो है ओशियां जोधपुर। ऑप्शन नंबर 2 ओशियां, जो जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है अपडेटेड राजस्थान जीके के अनुसार। और जोधपुर से 65 किलोमीटर दूर फड़ौदी मार्ग पर स्थित ओशिया में श्वेतांबर जैन मंदिर, ओसवाड़ समाज की कुल देवी सच्चिका माता का मंदिर तथा सूर्य मंदिर के अलावा कुल 16 मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य प्रतिहारों द्वारा करवाया गया है। अगला प्रश्न, जोधपुर के निकट ओशिया के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था? तो प्रतिहारों के द्वारा करवाया गया था ओशिया जोधपुर में। ओशिया के महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ है? तो वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ है। ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार ने करवाया था। प्रतिहार शासक के एक शासन काल में जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण एवं कुवलयमाला की रचना हुई। तो ये वत्सराज के समय में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जितने भी पीवाई के क्वेश्चंस थे आज की इस कक्षा में अपन कवर किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।